एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन से टॉपिक को कवर किया गया। जो यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस यदि आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, आरएएस राजस्थान पीसीएस, जेपीएससी छत्तीसगढ़ पीसीएस और हिमाचल प्रदेश पीसीएस, तो इस प्रकार से जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स को लेकर जो भी क्यूरी है उसमें पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर, तो उसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं जिस पर हम डिस्कशन करने वाले, जो महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर आपके एग्ज़ाम में देखी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले गोल्डन सिटी क्लब क्या है, यह चर्चा में है, क्यों है, तो इसको हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पोर्ट ब्लेयर ऑफ श्री विजयपुरम, तो नए नामकरण के साथ इसके एक समान परिचय को भी देख लेंगे कि पोर्ट ब्लेयर है क्या, उसके संदर्भ में कुछ आंकड़े को हम देखेंगे। क्वाड और ब्रिक्स की अगली बैठक आयोजित की जाएगी, तो इसके संबंध में पीटी फैक्ट को देखेंगे। साथ ही सब्सिडी और रेवड़ी जो दी जाती है, मुफ्त की रेवड़ी, बोझ से राज्यों का वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके से देखेंगे राज्य का राजकोषीय घाटा क्या है, राज्यों का बकाया उनके जीएसडीपी में क्या है, फिर राज्यों की तरफ से कैपिटल खर्च जीएसडीपी में, अर्थात जो राज्य का जीएसडीपी होता है तो उसमें हम इसके आंकड़े के औसत आंकड़े को देखेंगे। साथ ही राज्यों में रेवेन्यू प्राप्ति और रेवेन्यू खर्च क्या है, इसके संतुलन को देखेंगे, इसके अनुपात को देखेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि सब्सिडी और रेवड़ी क्या वित्तीय दबाव के तौर पर देखी जा रही है या सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में सही कर रही है। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत नेपाल सीमा पर काली नदी चर्चा में फिर से आई है, तो किस रूप से चर्चा में आई है, तो हम इसे समझने का प्रयास करें। एमपॉक्स की पहली वैक्सीन डब्ल्यूएचओ ने जारी कर दी है, तो इसका नाम क्या है, इससे संबंधित दूरगामी परिणाम क्या आएंगे, इससे पीटी फैक्ट हम देखने का प्रयास करेंगे। भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने किया है समर्थन, तो इसके साथ साथ भारत के साथ और किन राष्ट्रों को समर्थन करने की बात आपको अमेरिका ने किया है, तो किस प्रकार का आपको रणनीतिक और आपको भू राजनीति किस रूप से प्रभावित होगी, लगातार इस पर बात कर रहा है अमेरिका कि भारत को अस्थायी सदस्यता देना है। कुछ पीटी फैक्ट को हम लोग यहाँ से क्यूरी डेवलप करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पटना 29वें स्थान से 14वें स्थान पर आया। तो देखिए, पीटी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे। भारत में जैव अर्थव्यवस्था 100 अरब डॉलर का पहुँच गया। तो क्या है जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर जैव अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है, कुछ महत्वपूर्ण डाटा के साथ कवर करेंगे। देखिए, आज के संपादकीय में कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपको है ना आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए आज का संपादकीय नहीं रहेगा। देखिए, पेपर में आप सेलेक्टेड होने की कोशिश कीजिए। देखिए, भावनाओं में आके ना सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते, आपको भावनाओं के साथ एग्जाम नहीं निकाले जाते। जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार प्रश्न को कवर करा रहा है उसी टॉपिक को कवर करना है। तो आज के संपादकीय में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम चीज़ों को कवर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करके या हमें वहां सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखिए, पंचतत्व बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लाया गया। इसके बिना बीपीएससी का आधार हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको इससे सिलेक्शन लेना है बीपीएससी में, तो इस 5 जो डायग्राम आपको दिए जा रहे हैं इसी से गुजरकर आपको बढ़ने होंगे। आपको जब तक ये नहीं बढ़िएगा तब तक आप ये पर स्टेज पर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आप केवल पीटी पास करने के लिए काम नहीं कर रहे, केवल मेंस पास करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप जब तक इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक आप क्या नहीं होंगे, फाइनल लिस्ट में नहीं आएंगे। तो क्या करना है, आपको इसके लिए चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है, तो आप उसे ज़रूर रेगुलर वॉच कीजिए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आपको एक बार कोड स्कैन करके दिया गया है जिसमें आप युक्ति है इसके किसी भी लिंक से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो इस स्कैन कर लीजिएगा गूगल स्कैनर से, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
डू यू नो लगातार आपको दिया जा रहा है। देखिए 365 दिन इसको दिया जाएगा, जिसमें आपको फिर उसके बाद मंथली हम इसे बाइंडिंग कर देंगे। तो आपको डेली एक टॉपिक अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसके आधार पर शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो, जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, जैसे PME ड्राइव योजना चर्चा में था। तो इससे संबंधित चीज़ों को आप एक बार रेगुलर देख लीजिए। इसका सबसे पहला आपको रिलीज़ किया जाता है व्हाट्सएप चैनल पर। तो जो लोग इच्छुक है सबसे पहले प्राप्त करने का, तो आप इसे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्कैन कीजिएगा गूगल स्कैनर से, आप लिंक में पहुंच जाइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता जो चलाई जाती है, संरक्षण अभियान चलाए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है, उसमें एक नया कैटेगरी जोड़ा जाएगा, जिसके नाम दिया गया गोल्डन सिटी क्लब। तो ध्यान रखिएगा यह क्लब क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देखिए लगातार जो शहर टॉप कर रहे हैं ना, टॉप, तो उसको इस श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ताकि अन्य को यह विकल्प मिले कि हम बेहतर और करें। क्योंकि टॉप लगातार जो आ रहा है ना, वो लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुका है, इसलिए हम नए श्रेणी के तौर पर इसे टॉप पे आपको गोल्डन क्लब में डाल दिया जाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी शहर उस तक टॉप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा से जुड़े आयोजन की जानकारी देते हैं। देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो यहाँ से पिक्टी फैक्ट आपको एक उत्तर निकाल लेना है कि प्रश्न निकाल लेना। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सर्वेक्षण निकाला जा रहा है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा क्लीननेस टारगेट यूनिट के रूप में इन स्थानों की सफाई की जाएगी, उन शहरों की जो गंदे हैं। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा स्वच्छ स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार पखवाड़े का थीम है, जो थीम आपको स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, अर्थात वीक चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका थीम क्या है, थीम याद रखना है, स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो यह याद रखना है थीम को। थीम बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं थीम बेस्ड। तो स्वच्छता अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान ये चलाया जाता है, इससे रैंकिंग निकाली जाती है, तो इसके थीम को याद रखना है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा इसी तरह ODF और ODF प्लस गाँव के भी हर साल औसतन 50,000 रुपये स्वास्थ्य पर खर्च किए जा रहे हैं। 2019 से 2014 के मुकाबले डायरिया और ये सब जो आंकड़े दिए गए। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त देखिए कुछ समझने का प्रयास करिएगा। 2023 का सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित की एक समारोह में दिया गया था। इसके तहत ध्यान रखिएगा 13 पुरस्कार वर्ग में दिए गए थे। विजेताओं का स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सबसे सफाई मित्र सड़क, गंगा टाउन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो 13 प्रकार की श्रेणी इसमें शामिल की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए अब PIB से कटिंग किया गया है, थोड़ा सा स्लाइड सही नहीं नज़र आएगा, पर वहीं पर ऐसा अपलोड था, तो मैं क्या करूँ, फिर भी आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। देखिएगा स्वच्छ जो सर्वेक्षण 2023 है, उसमें ऑल इंडिया जो क्लीन रैंक 1 था, इंदौर और सूरत को एक साथ मिला था। एक्चुअली जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको यही काम देगा 2023 तक। 24 का आएगा अपडेट, तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो ध्यान रखिए ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 3 कौन था, तो याद है नवी मुंबई था। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, आपको क्या है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, संवाद या कुछ इस तरह का होगा, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑल इंडिया सिटी रैंक जो पॉपुलेशन 1 है, पटना आपको रखा गया था, जिसमें 1 लाख से अधिक था। सिटी 2 क्लीनेस में पटन को रखा गया था। याद रखिए ऑल इंडिया क्लीन रैंकिंग आपको पॉपुलेशन, इसी तरह रैंकिंग दी जाती है, जिसमें आपको जोनल के आधार पर भी रैंकिंग दी जाती है। तो 13 श्रेणियों में टोटल दी जाती है, यह याद रखना, टोटल 13 श्रेणियों में। तो इस तरीके से जोनल का भी याद रखना, आप जिस जोन में आते हैं उस जोन का सबसे टॉप कौन रहा, यह भी याद रख लेना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से PT फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें। श्री विजयपुरम आपको रखा गया पोर्ट ब्लेयर का नाम, यह देखिए ध्यान रखिएगा बदल कर रखा गया नाम। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने किया, और नाम स्वाधीनता और संघर्ष में अंडमान निकोबार द्वीप के योगदान को दर्शाता है, ये सब बातें की जाती है। देखिए नामकरण इम्पॉर्टेंट क्यों होता है इसे समझिएगा। सभ्यता और संस्कृति, ये 2 नाम हमेशा याद रखिएगा आप लोग। सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान होती है, किसी विदेशी आक्रमण
जिसमें हम सभी की बात करते हैं, मुस्लिम आक्रमणों की बात करते हैं, साथ ही साथ आपको विदेशी यूरोपियन आक्रमणों की बात करते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारे क्षेत्रीय अखंडता को जो क्या किया गया, ठेस पहुंचाया गया, उसके स्वाभिमान को समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसी में क्या था, सांस्कृतिक बदलाव करना। सांस्कृतिक बदलाव का एक पक्ष था जिसमें शहरों का नामकरण किया गया था। उस दौर में अपने इस्लामिक कंट्री के जो लोग आए थे, बाहरी लोग आए थे, उसने अरब से जो देश आए थे, अपने कल्चर के आधार पर यहाँ का नामकरण किया, अपने इष्ट देवता के नाम पर नामकरण किया। वो समय और परिस्थिति के आधार पर वो सही था, गलत थोड़ी था। हम भी सत्ता में आएंगे तो हम भी करेंगे, कोई भी XYZ आएगा। भारत मान लीजिए, जब ब्रिटेन जिस स्थिति में था उस दौर में, ब्रिटेन आके हमारे यहाँ सत्ता स्थापित किया। यदि ब्रिटेन के स्थान पर हम रहते हैं, भारत रहता, क्या वो ऐसी प्रवृत्ति नहीं अपनाता? हाँ, स्तर अलग अलग हो सकते हैं, स्तर, अर्थात मान लीजिए ब्रिटेन 100% किया, हम 50% करते, 30% करते, पर करते जरूर, क्योंकि यही सत्ता का अभ्यास कहता है। सत्ता का अभ्यास यही कहता है, यही कॉन्सेप्ट लेकर आता है। तो आपको ध्यान रखना, ये गलत थ्योरी नहीं है, न कल थी न आज थी। हाँ, हम जब सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट जब लागू हो जाता है, तो हम जब आएंगे प्रभाव में, हम अपने संस्कृतियों को पुनर्जीवित करेंगे। और देखिए, सबसे बेहतर होता है कि जब आप किसी देश में जा रहे विदेशी शक्ति के तौर पर, या अरब कंट्री की बात कर लें या यूरोपीय, सभी की बात हो रही है, पुर्तगाल से लेकर अंग्रेज तक जो भी लोग आए थे सबकी बात हो रही है। जब बाहर से अंदर आते हैं ना, तो आप सबसे पहले सांस्कृतिक बदलाव करते हैं। रीज़न उसके पीछे है कि यहाँ की वर्तमान संस्कृति शायद हो सकती है, क्या हो सकती है, आपको कुरीतियों में होगी, थोड़ा संकीर्ण मानसिकता को होगी। तो बाहरी आवरण के सांस्कृतिक बदलाव हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर अपनाए जाते हैं। लोगों को नया नया कॉन्सेप्ट मिलता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप गाँवों से आए होंगे अभी शहर में पढ़ने के लिए, अभी शहर का हवा बहुत लगेगा, पर कुछ वक्त ऐसा आएगा 10 साल 15 साल के बाद आपको गांव ही बेहतर लगेंगे, क्योंकि गांव इधर है, गांव ही क्या लगेगा, गांव ही बेहतर लगेगा। रीज़न उसके पीछे, गांव का कल्चर जो है शुद्ध है ना, शुद्ध देसी कॉन्सेप्ट हम जिसे बोलते हैं। पर विदेशी क्या, शहरी क्या है, शहरी किसी दूसरे देशों के अनुसरण के आधार पर अपनाया गया कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यहाँ पर सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। तो आपसे कभी भी पूछे कि क्या नाम बदलना गलत है या सही है, तो आप इस थ्योरी को जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इधर उधर की बात नहीं, सीधे डायरेक्ट की नाम गलत है, क्योंकि सरकार सत्ता में है। सत्ता में आप भी आइएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप भी आइएगा, तो आप सत्ता में अपने अनुसार परिवर्तन करने की बात कीजिए, क्योंकि सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट काम करता है। सत्ता का अभ्यास, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा आप लोग हमेशा। कहीं भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा होगा, सत्ता का अभ्यास काम कर रहा होगा। चलिए, पोर्ट ब्लेयर के बारे में कुछ हम देखते हैं। तो ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक जो बंगाल की खाड़ी की स्थिति 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्व अक्षांश, आपको ध्यान रखें, देशांतर में है। और अक्षांश में हम बात करें तो 60 से 140 उत्तरी, और चेन्नई कोलकाता पोर्ट ब्लेयर से आपको 1200 किलोमीटर दूर स्थित एक क्षेत्र वाला आवरण है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर की हम बात करें 92 या डिग्री जो है इसके बाद है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, जो इंडियन ओशियन में है, कार निकोबार, इसका आपको ग्रेट निकोबार, आपको नॉर्थ अंडमान, इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो आपको ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या किया गया है, इसका नाम श्रीविजयम का, सारे का बदलाव नहीं किया, केवल एक पार्ट को बदला गया है। क्लियर है, आप इसके ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, इसे ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है छुटकू के, तो इसे याद रखना। चलिए आगे हम बात करेंगे, चैनल के माध्यम और उसके द्वारा अलग किए गए द्वीप है, जो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले 10 डिग्री ध्यान रखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो देखिए, निकोबार ये आपको, अंडमान ये, तो इसको अलग करता है कौन सा डिग्री, 10 डिग्री से याद रखना। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना 6 डिग्री निकोबार द्वीप को सुमात्रा से अलग करता है। आपको निकोबार ये है तो ध्यान रखिएगा, सुमात्रा यहाँ पर आपको ये डिग्री, इधर आगे बढ़िएगा सुमात्रा आएगा, तो आपको निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, सुमात्रा द्वीप से अलग करता है 6 डिग्री। 8 डिग्री लक्षद्वीप को, मालदीव आपको
मालदीव के संदर्भ में आप डिग्री देखिए, यहाँ पे आपको मालदीव आएगा छोटा सा, तो यहाँ पर आपको 8 डिग्री के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ समझ लेना कि मालदीव इधर है, आपको मालदीव कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यह है, लक्षद्वीप आपको यहाँ पर है, लक्षद्वीप और मालदीव यहाँ पर है, तो यही आपको अलग करता है। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखना, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ऐसा नहीं कि सटा हुआ है इसलिए अलग होगा। डिग्री चैनल, क्योंकि आपको चैनल डिग्री ना, ऐसे आपको 8 डिग्री ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री आपको इससे नीचे आएगा, 6 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री आपको ऐसे आएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। 0 डिग्री सबसे नीचे होता है। पहले क्वाड, फिर अगले महीने ब्रिक्स का हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। तो इसके लिए ध्यान रखिए कुछ अपडेट पीटी फैक्ट याद रखना। सबसे पहले डेट याद रखना, 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान शहर में होगा। किसका सम्मेलन होगा? तो आपको यहाँ कजान का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। तो यह कौन सा, चलिए पीटी फैक्ट मुझे बताइएगा, जब होगा उसमें विस्तृत इस पर चर्चा मैं करूँगा। पीटी फैक्ट में भी बताइएगा कजान में जो होने वाला है ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स का तो कौन सा क्रम कौन सा होगा, इसके थीम क्या है? इसमें ब्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट है, ब्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट। तो ब्रिक्स प्लस कौन से प्लस में देश में शामिल हो रहे हैं, अर्थात जो पुराने ब्रिक्स के 5 जो शहर हैं, जो देश हैं, उसमें कौन से अन्य देश भी शामिल होंगे। तो आपको यह बनाना ब्रिक्स प्लस। आपको इसी साथ क्वाड का भी सम्मेलन, पहली बैठक आपको क्वाड की पहली बैठक व्हाइट हाउस में होगी। इस तरीके से आपको बातें की गई है। क्वाड भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान का चतुर्थ गठबंधन है, जिसमें लगातार बैठ के होती है। और हिंद प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर हिंद यह हुआ, प्रशांत इधर हुआ। तो हिंद और प्रशांत महासागर का एक रणनीतिक आपको गठबंधन है, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से क्वाड का प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था, इस तरीके से आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। कौन से क्रम का हुआ है, जब यह आयोजित हो जाएगा उसमें मैं इसके संदर्भ में पूरी तरह विस्तृत न्यूज आप लोगों को दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखिएगा। यह इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसे के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं और पीटी मेंस का तो है ही है। कुछ आंकड़े आपको रहेंगे तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में यह प्रश्न आपको पूछे भी जा चुके हैं यूपीएससी में। इस तरीके से देखिए, सब्सिडी और रेवड़ी वो जो है राज्यों का बढ़ता वित्तीय दबाव है। तो इस तरीके से देखिए, मुफ्त, पहले ये समझना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में अनुदान किस रूप से देखा जाता है। अनुदान हम या सब्सिडी हम दे रहे हैं, किसी को सब्सिडी दे रहे हैं, तो किस रूप से देखा जाता है। सब्सिडी हमेशा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। पर सब्सिडी में रेवड़ी के आधार पर, रेवड़ी का कॉन्सेप्ट है, रेवड़ी क्या होता है, समग्र अनुदान की बात करता है, समग्र अनुदान की बात करता है, जिसमें मान लीजिए यह किसी शहर की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो अनुदान जब प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा तो इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक सक्षम व्यक्ति, एक असक्षम व्यक्ति, है ना, होंगे ना, जिनके पास पैसे हैं फिर भी उनको अनुदान दिया जा रहा है। तो यह क्या होता है, संसाधनों का क्या होता है, खपत किया जाता है। पर देखिए, रेवड़ी हमेशा गलत नहीं है। अगर राज्य के पास अतिरिक्त आय है या एसेट है, जिसे हम एसेट निर्माण करने की क्षमता कहते हैं, एसेट है, तो वो बिल्कुल दे सकती है। पर राज्य स्वयं अनुदान से जीवित है, अर्थात केंद्र के अनुदानों से प्राप्त कर से अपना वित्तीय आवंटन कर रही है, वित्त आयोग से वित्तीय आवंटन कर रही है, या अतिरिक्त वो कर्ज लेती है, तो उस राज्य के लिए रेवड़ी कॉन्सेप्ट घातक होता है। यह अल्पकालिक समाधान आपको दे सकता है। जैसे अल्पकालिक समाधान में हम बात करें, अल्पकालिक समाधान में तो आपको राजनीतिक बढ़त देगी, आपको सेवाओं की आपूर्ति क्या होगी, तीव्र कर देगी। पर आपको दीर्घकालिक रूप से आने वाले जनरेशन के लिए वित्तीय अनुशासन क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, जिससे हम सतत विकास के कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यह रेवड़ी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पर जब हम सब्सिडी देते हैं ना, जब सामाजिक आर्थिक भाषाई आधार पर, तो यहाँ पर
मान लीजिए जनसंख्या देश किसी राज्य की है या देश की है, तो इसमें सबको नहीं देना है। मान लीजिए हम इसी पार्ट को देंगे, मान लीजिए कलर में बना दिए, यहाँ पर देंगे इस पूरे जनसंख्या में। ये कौन होगा? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा। किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ग की बात हो रही, आर्थिक रूप से हम पिछड़ा होगा, तो यह क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को क्या करता है? स्पष्ट करता है। पर रेवड़ी लोक कल्याणकारी राज्य को स्पष्ट नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, समस्या आपका समाधान हो जाएगा। नहीं तो राजनीतिक उठापटक में आप लोग जाइएगा, राजनीतिक शब्दों में जाइएगा, तो आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन करते होंगे तो आपको एक तरफ यह भी सही लगेगा, ये गलत लगेगा। पर एक बेसिक नॉलेज के आधार पर अगर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा तो रेवड़ी और लोक कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी जो धारणा है, आप उसके मौलिक अंतर को समझने का प्रयास करें। बहुत महीन अंतर है, महीन अंतर इसे कहा जाता है, जिसको अगर आईने में देखने का प्रयास किया जाए, आईने में, तो लगेगा कि तस्वीर आईने में एक ही है, पर उसके बीच इधर सब्सिडी एक कारक है और यह रेवड़ी एक घातक है। इसे ध्यान रखिएगा, रेवड़ी एक घातक के तौर पर काम करता है। आप रेवड़ी तभी दे सकते हैं, अर्थात मुफ्त की चीज़ें आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास एक ही शर्त आपको कायम करना होगा। जब आपके पास आय 100, खर्च आपके पूरे खर्च जो है 100 रुपये सीमा में है, पर आपके पास आय है ना उसके अनुपात में अधिक हो, अर्थात हम 120 रुपया, 150 रुपया कमा रहे हो, अर्थात हम 20 रुपया रेवड़ी के तौर पर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि राज्य का वो अधिकार होगा, राज्य का वो वित्तीय अनुशासन कर सकता है। पर आप क्या कर रहे हैं? आपके पास आय है 80, आप 100 रुपया मैनेज कर रहे हैं और 120 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास कुल 40 रुपया क्या आ रहा है? वित्तीय अनुशासन में घाटा जा रहा है हर साल। जिस तरीके से आप क्या करें, आने वाली पीढ़ी 5, 10 साल, 20 साल बाद वाली पीढ़ी आप पर कर्ज रूप, आप सुनते हो ना, एक बच्चा जन्म लेते हुए कर्ज के तौर पर जन्म ले रहा है, तो बच्चा क्या कमाने लगा? जो कर्ज आप किसी से आते ही वो कर्ज ले लिया? नहीं, राज्य के इसी कॉन्सेप्ट में वो बोझ तले दब रहा है। तो इस तरीके से राज्य जब बोझ तले दबता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला घातक स्थिति क्या होगा कि राज्य की प्रशासन समाप्त होगी, प्रशासन में उसको अनियमितता आ जाएगी, लोक भ्रष्टाचार प्रभावी होगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रभावी हो जाएगा। इस तरीके से राज्य का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा। राज्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, राज्य एक कॉन्सेप्ट है, राज्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो वर्तमान में सेवा आपूर्ति की एक श्रृंखला, एक सीरीज के तौर पर आपको देखी जाती है। अर्थात लोगों तक सेवाओं की आपूर्ति का सबसे बेहतर माध्यम आपको राज्य के द्वारा स्थापित जो योजना परियोजना उसी के माध्यम से अपनाई जाती है। इसके विपरीत हम एनजीओ की बात करते हैं, संगठनों की बात करते हैं, पर उसमें आपको अनुशासन, दबाव और आपको शक्ति संतुलन का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, जिसमें हम किससे, संविधान के आधार पर हम जिसे प्रतिबंधित करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह इसलिए राज्य की धारणा विकसित रहनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। राज्य कोषीय घाटा में 5 साल में सब्सिडी बोझ दुगने से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यक्रम रहे हैं प्रभावित। औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन पिछड़ सकते हैं। अधिक वित्तीय घाटे वाले राज्य में क्या बोला अभी, अधिक वित्तीय घाटे वाले राज्य क्या होंगे? आपके आने वाले भविष्य में आपको अनुशासन ही वहाँ नहीं होगा, तो अधिक औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में भी उनके पास कमी होगा। सब्सिडी और रेवड़ी की वजह से देश के सभी राज्य औसत रेवेन्यू खर्च करके कुल 82%। सोच के देखिए कि मैं क्या बोल रहा था, अभी यही सब बातें बोल रहा था ना, कि रेवड़ी की वजह से, सब्सिडी और रेवड़ी की वजह से क्या हो रहा है? सभी राज्यों का औसतन जो रेवेन्यू खर्च है उसके कुल खर्च का 82% है। तो इस तरीके से हिमाचल और पंजाब सरकार वित्तीय सेहत बेहद खस्ता है। रेवड़ियाँ बांटने वाला वादा हासिल की थी सत्ता, तो आने वाले वर्तमान में इसकी स्थिति यही हो रही है। बातें हो रही हैं कि हमें पैसा दो, जैसे पंजाब का कॉन्सेप्ट ले सकते। पंजाब ने घोषणा कर दी चुनाव से पहले कि हम बहुत से मुफ्त योजनाएं देंगे। जब उसके प्रबंधन की बात आई, लोगों के द्वारा क्या की गई, उसका डिमांड किया गया, तो सीधे केंद्र सरकार के पास जाके क्या कहता है कि हमें
क्या दीजिए, अनुदान दीजिए। तो अनुदान केंद्र सरकार इसलिए थोड़ी देगी कि आपने चुनाव में घोषणा की है मुफ्त आप चीज़ें देने के लिए। आप अपनी शक्तियों के आधार पर आप उसे बांटिए, पर राज्य का शक्ति है ही नहीं उस अनुपात में। तो सोचने का कॉन्सेप्ट कीजिए, आप बांटिए, फ्री में बांटिए, कोई सुने, जब आपके पास वित्तीय आवंटन बेस्ड हो। तो कुछ राज्यों का राजकोषीय घाटा 2023-24 के जीडीपी में, आपको जीडीपी में जो हम बात कर रहे हैं उसमें अगर देखें तो आंध्र प्रदेश 3.8 है, बिहार का 3 है, छत्तीसगढ़ का 3 है। तो इस तरीके से देखिए हिमाचल का 4.6 है और पंजाब का 4.7 है। आप इन राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इन्हीं दोनों राज्यों का, तो कारण क्या है? कारण यही है कि आपको वित्तीय आवंटन प्रबंधन बेहतर से नहीं किया गया। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ सीधा साधारण शब्दों में बोले तो आय से अधिक क्या है, आय आपके पास आय से अधिक खर्च है ना, अधिक खर्च होता है। तो इसीलिए खर्च होता है, इसलिए क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। सिंपल सा अगर उसके हम और भी बातों को नहीं देखें, सिंपल सा एक लाइन में कहने की बात करें तो आय कम है, खर्च ज़्यादा है, तो आपके पास राजकोषीय घाटा होगा अधिक। तो इस तरीके से आप सोच के देखिए क्यों हो रहा है राज्य के पास राजकोषीय घाटा। इसमें एक कारक के तौर पर यह भी माना जाता है। क्लियर है? इसके आगे बात करें, मार्च 2023 तक राज्यों के बकाया जीएसडीपी, जो राज्यों का जैसे केंद्र का जीडीपी होता है वैसे राज्यों का जीएसडीपी होता है। तो इसमें केंद्र जो मार्च 2023 जो ये लास्ट जो 2024 मार्च में जो सबमिट किया गया है फाइल वार्षिक रिपोर्ट, उसके आधार पर बातें हो रही है। तो जब हम बात करते हैं उसके राज्यों पर बकाया, तो आंध्र प्रदेश 33%, बिहार 39%, छत्तीसगढ़ 27%, दिल्ली 2%, गुजरात 20%, हिमाचल प्रदेश 42%, पंजाब 48%। तो आप यहाँ भी देखते हैं पंजाब और हरियाणा की स्थिति आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह हम झारखंड की बात करें 34%। राज्यों की तरफ से कैपिटल खर्च जो किया जा रहा है जीएसडीपी का 2019 से 24 में औसत की बात करें तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र क्या हो रहा है 1.5, तमिलनाडु 1.6, फिर आप हरियाणा देखिए 1.7, यहाँ उत्तर प्रदेश 3.8। इसी तरह आंकड़े दिए गए। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी कि इस तरीके के आंकड़े क्या प्रभाव में छोड़ेंगे। हम इस तरीके से और भी बातें करें कि हम जब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जिसे FRBM एक्ट कहते हैं की वजह से एक राज्य की सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकते, बात की गई थी ना, जिसमें हम बात करते हैं राज्यों को उधार लेने की सीमा केंद्र सरकार तय करती। ऐसे में राज्य कई बार क्या करते, उधार लेकर अनुमानित राजस्व के घाटे की पूर्ति नहीं कर पाते, फिर वो अपने खर्च की कटौती करते। देश में जीडीपी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुजरात, महाराष्ट्र अन्य राज्यों में बड़ी सब्सिडी देते हैं। इस तरह से वित्तीय कमोबेश प्रभावित होता है। लेकिन बजट आकार बड़ा होने के कारण औद्योगिक विकास, निर्यात, अन्य सर्विस सेक्टर निकलने के कारण क्या होता है, राजस्व खर्च पूरा करने में दिक्कत नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक आंकड़े क्या कहते हैं, सब्सिडी राशि बढ़ती जा रही। 2018-19 में देश में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश 1,87,432 करोड़ रुपये सब्सिडी खर्च किए। वित्त वर्ष 2022-23 में यह सब्सिडी खर्च बढ़कर कितना हो गया, 4,19,418। तो हम कितना गुना, लगभग 3.5 गुना के आसपास क्या कर रहे, सब्सिडी खर्च को बढ़ा रहे हैं। इस तरीके यह विवाद आपको WTO में भी जाता है। तो आप वहाँ देखते हैं टायर 1 टायर 2 का कॉन्सेप्ट। तो राजस्व समग्र भुगतान भी हमें प्रभावित करता है। अब ध्यान रखिएगा कितना रेवेन्यू खर्च होना चाहिए और कितना कैपिटल खर्च विकास के मद में होना, इसके लिए केंद्र की तरफ से प्लानिंग की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश या राज्य प्रदेश केस मैनेजमेंट का जो क्राइसिस है वो जूझ रहा है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी पॉलिसियाँ खराब हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी क्या कर रही है, आपको इसके लिए लगातार डाटा दे रही है, फिर भी राज्य सुधरने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा, राज्यों के आधार पर रेवेन्यू प्राप्ति और रेवेन्यू खर्च कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार को प्राप्त हो रहा है 2,12,327 करोड़ रुपया। अब है यह खर्च कितना कर दे रहा है आपको, 2,07,800। तो यह स्थिति लगभग समान के तौर पर, तो यहाँ इसको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, उसका आय कितना है 37,000 है और यह खर्च कितना कर रहा है 42 कर रहा है। तो यह हर साल माइनस में ही जाएगा ना, हर साल माइनस में जाएगा और इसका जो कर्ज लिया होगा उसका ब्याज भी भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से, अब हम खर्च की और दूसरे राज्यों की बात करें जहाँ पर इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर एक चार्ट और है जिसे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको महाराष्ट्र का
लगभग अप्रोक्स थोड़ा सा अधिक है, पर यह भी आने वाले समय में वित्तीय अनुशासन को खराब करेगा। हम बंगाल की बात करें, देखिए यहाँ भी कुछ ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको जिन राज्यों में रेवेन्यू प्राप्ति अधिक हो रही है और खर्च कम हो रहा है, वो वित्तीय अनुशासन को बनाकर रखेगा। और वित्तीय अनुशासन बनाकर रखने का अर्थ सीधा सा है, आप सेवा की आपूर्ति बेहतर कर पाएंगे, आपके पास अतिरिक्त कर्ज देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेंगे, जो सबसे बेसिक होता है कोर सेक्टर के लिए। कोर सेक्टर जो हमारे 8 है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसके लिए बेहतर रणनीति बना पाएंगे। साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को विकसित करने वाली योजनाओं को समयबद्ध रूप से समाप्त कर पाएंगे या उसे लागू कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करेंगे। इतना कम से कम आपको यह ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को लेकर। चलिए और भी राज्यों को दी जाने वाली सब्सिडी की हम बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 और यह 23-24 की बात हो रही, तो सब्सिडी आंध्र प्रदेश 13,609 करोड़ रुपया दिया गया था। वही वर्ष 22-23 में आपको 14,723 दिया। बिहार आपको 15,000 फिर 10,000 देता है। छत्तीसगढ़ आपको 31,000 35,000 के आसपास। आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इस तरीके से कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, अपने अपने राज्यों के अनुसार आप देख लीजिए। जिस राज्य के स्टूडेंट है, आप मध्य प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपको दिल्ली, बंगाल, किसी भी के स्टूडेंट हो, आप अपने राज्य के आंकड़े को अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं मार खा जाइएगा सब्सिडी के तौर पर। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें। आगे बात करें कि प्रश्न के तौर पर क्या सब्सिडी और मुफ्त की रेवड़ी न केवल वित्तीय अनुशासन पर बोझ है, बल्कि यह दीर्घकालिक परिणाम के विरुद्ध भी है? स्पष्ट करें। यह आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर कहाँ लिखेंगे? युक्ति आई इसके ऐप पर। जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं उन लोग ऐप डाउनलोड कर ले। सबसे पहले लिंक आपको नीचे डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया जाता है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके इसे क्या करना, बाय कर लेना। मात्र 599 में आपको पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। आप ये लगातार प्रयास किया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेते हैं। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना, अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, तो मोह माया छोड़कर आपको डेली आंसर राइटिंग, 365 दिन आंसर राइटिंग, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर कर सकते हैं। यह समय जरूर निकाला जा सकता है। जब फुल आंसर राइटिंग होता है तो उस समय अलग से करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ें को उपलब्ध कराया जाता है। लाइव डिस्कशन यूट्यूब कराया जाता है। PDF आपको की पॉइंट के तौर पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर UPSC, BPSC, UPPCS, MPPCS, RS जैसे किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा में अगर शामिल है तो उसके मुख्य परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो इसमें सफलता लेनी है, अधिक अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको यह प्रोग्राम जरूर आपको राइट करनी चाहिए, जरूर आपको बाय करनी चाहिए। और बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, मात्र 599 रुपया 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको लगातार आपको न्यूज एनालिसिस कराते हैं, मेंटरशिप आपको दिया जाता है, और यह जो पंच तत्वों का एक सीरीज के तौर पर भी दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, लगातार लिखने का प्रयास कीजिए। वेबसाइट लिंक और ऐप लिंक के माध्यम से इसे बाय कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं है, अपने आवश्यकता के अनुसार देखिएगा। आप 70 BPSC और आपको क्या किया जा रहा है, 71वीं BPSC के लिए चीज़ें टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। क्लासेज अपलोड हो रहे हैं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कोई भी आपको क्लास से संबंधित क्यूरी है तो चैट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको उपलब्ध कराया जाता है। युक्ति है, इसका यही उद्देश्य ध्येय है कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में UPSC PCS की चीज़ों को कवर कराया जाए। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं करना। डेली MCQ आपको कराया जाता है। MCQ क्विज का जो ग्रुप है उसमें, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, नेपाल का जो ये काली नदी है ना, फिर चर्चा में आ गया है, जहाँ पर हम बात करते हैं लिम्पुधरा, लिपू लेक और काला पानी। जो आपको काली नदी है उसके जो आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तस्करी हो रहा है। फिर से तस्करी है, जिसमें टायर और ट्यूब के जरिए से तस्कर अपना सामान भेज रहे हैं। नेपाल सीमा पर तस्कर के मामले बढ़ने लगी है। नेपाल भारत थर्ड कंट्री गुड्स, चीन निर्मित माल जिसे कहते हैं, उसका भेजा जाए। जूते, गारमेंट्स, शक्तिवर्धक दवाएं, जैसे सेक्स आपको गोलियां बोली जाती है या प्रोडक्ट बोली जाती है, उस तरीके से भारत में खाद्यान्न, चीनी, बीड़ी, गुड़ जो होता है नेपाल पहुंच रहा है। तो इस तरीके से तस्कर बढ़, जिससे क्या होता है, राज्य का अनुशासन, राज्य का जो आपको क्या है, आयात और निर्यात का जो धारणा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, उसको उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा। 185 किलोमीटर लंबी है भारत और नेपाल के बीच मध्य काली पानी से लेकर पंचेश्वर तक 185 किलोमीटर की सीमा, जो कहीं ना कहीं हमेशा
धारचूला से काला पानी के मध्य पूर्व में काली नदी के अवैध तार लगा कर चीज़ें तस्कर किए जा रहे हैं, तो यह रोकने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, केवल युद्ध के कारण या विवाद के कारण नहीं होता, कुछ अलग भी कारण के लिए चर्चा में रहता है। तो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी हमेशा चर्चा में रहता है। आप इसका स्ट्रेटेजी रणनीति आप देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, एग्जाम के लिए पीटी फैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसमें एम पॉक्स की पहली वैक्सीन WHO की दी गई मंजूरी। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो सबसे पहले तो मुझे पीटी फैक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि WHO की स्थापना कब होती है, इसके वर्तमान निदेशक कौन है, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति कब हुई है, कार्यकाल क्या है, साथ ही बताना है कि WHO भारत के बीच कुछ एग्रीमेंट हुए हैं स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर, तो आप उसे बताइएगा, 2-4 एग्रीमेंट का नाम बता देना है। साथ ही साथ एशिया WHO का प्रमुख कौन है, आप इसे कम से कम बता दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया। WHO ने कहा कि यह अफ्रीका और अन्य देशों में इस बीमारी से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, किस कंपनी का, बेवेरियन नॉर्डिक कंपनी इस वैक्सीन को यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन खरीद सकेंगे, हालांकि इसकी आपूर्ति सीमित रहेगी। देखिए, महानिदेशक जो है टेड्रोस घेब्रेयेसस है, उनका नाम देखिए, एमपॉक्स रोधी वैक्सीन पहली प्री क्वालिफिकेशन, आपको बीमारी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बातें की गई है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, इसका नाम जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 2 खुराक में दी जाएगी वैक्सीन। हालांकि वैक्सीन को 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए भी लाइसेंस नहीं मिला है। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से वैक्सीन का नाम याद रखना। एमपॉक्स क्या है, इस पर मैंने आपको पहले भी न्यूज़ दे रखा है, कंटेंट दे रखा है, तो उस पहले की न्यूज़ को जाकर देखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अस्थायी सदस्यता की बात करता है ना। भारत के साथ आपको जर्मनी और जापान के भी समर्थन की बात होती है। देखिए, गुट, अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गुट की बात करें ना, 3 गुट बनते हैं। एक भारत की बात होती है, एशिया में भारत और जापान की बात होती है। अगर हम अफ्रीकी कंट्री में बात करें तो आपको ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की बात होती है। अगर हम यूरोप में बात करें तो जर्मनी की बात होती है। तो इस तरीके से याद रखना है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें केवल भारत की सदस्यता की बात नहीं हो रही, अस्थायी सदस्यता का। इस तरह का त्रिगुटीय ध्रुवीकरण किया गया, जिसके आधार पर संतुलन को बनाया जा सके। केवल यह नहीं कहा जा सके कि चाइना के द्वारा, जो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य हैं ना, केवल यह नहीं कहे कि केवल भारत के मोह माया में आप कोई देश इसका समर्थन कर रहा है या समर्थन देना चाहता है। हम रणनीतिक तौर पर विश्व के एक समुदाय के तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखना चाहते हैं। यह बातें समान तौर पर, इसलिए त्रिगुट कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। पर ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे प्रबल दावेदार कौन है, तो सबसे प्रबल दावेदार भारत को माना जाता है। पर जब तक यह जो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य के सभी सदस्य क्या करेंगे, इसके समर्थन में नहीं आएंगे, नहीं कि हमको भारत को सदस्य बनना, तब तक भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं बनेगा। इसलिए 5 सदस्यों का सहमति आवश्यक है जब भी वोटिंग होगा। तो 4 तो भारत के समर्थन में हमेशा रहते हैं, पर एक देश जो चीन है वो समर्थन में नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता, कल के न्यूज़ में मैंने आपको कवर किया था, भारत चीन विवाद के संदर्भ में अस्थायी सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक मुद्दा है। तो क्यों नहीं रहता, कल मैंने बता रखा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें, G4 जो ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है, उसकी सदस्यता को लेकर हमेशा चिंता का विषय इसी के संदर्भ में देखने को मिलता है। पर ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक समर्थन जब तक लगातार होगा, मैंने कुछ समय पहले बोला था, नैतिक कॉन्सेप्ट, नैतिक उत्तरदायित्व की बात मैंने कहा था, है ना। राज्य को, जो भी राज्य, भारत को संदर्भ में कि नैतिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश है ना, वो कुछ समय इतना भारत से संसाधनों का वितरण कर दो, भारत को मैं बोल रहा हूँ, संसाधनों का वितरण कर दो, सेवाओं की आपूर्ति कर दो,
और आपको अनुदान दे दो राज्यों को, जो विश्व के अन्य राज्य है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, आपात स्थिति में प्रबंधन कर दो। तो इस तरीके से बड़े बड़े निर्णयों को संतुलन में ला दो, तो आप है ना नैतिक जवाबदेह बना देंगे उन पांचों को कि आप वो काम नहीं कर सके जो ये देश अकेले कर रहा है। तो आपको नैतिक दायित्व उत्तरदायित्व बन जाएगा इन 5 देशों को कि भारत को शामिल को। उसमें चीन का विरोध होना शुरू हो जाएगा। हम क्षेत्रीय स्तर पर विरोध कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर कहने का मतलब भारतीय के रीजनल क्षेत्र में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में है या अफ्रीकी महारीजन में है, यूरोपीय महारीजन में है, भारत के विरुद्ध अगर चीन ऐसी बातें बोलेगा उसका खुला विरोध सभी राष्ट्र करेंगे। जब आप किसी को इस तरीके से दबाव में देते हैं तो क्या होता है, नैतिक दबाव इम्पॉर्टेंट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे अनाथा ना लेंगे। अभी बंगाल में इशू चल रहा है, ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री वहाँ की हैं, अगर उन पर सत्ता हस्तांतरण की बात चल रही है, कोई अगर अन्य पार्टियां इसके लिए प्रभाव में लाती तो क्या होती, उनका सपोर्ट बेहतर हो जाता। पर यहाँ पर वहाँ के नागरिक इनके विरोध में आ गए हैं, नागरिक ही विरोध में आ गए। जैसे इसका एग्जाम्पल कल जो परसों के बैठक होने वाली थी डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी जी का, उसमें कोई डॉक्टर गया ही नहीं। इसका साफ अर्थ है कि आपको वहाँ की नागरिक ही सपोर्ट नहीं करना चाहती है। इसलिए ममता बनर्जी का दुखद बयान आता है कि मैं सत्ता का भोगी नहीं हूँ, पार्टी का कुर्सी का भोगी नहीं हूँ, मैं पद त्याग करने के लिए तैयार हो। अर्थात यही नैतिक दायित्व इन पर नैतिक दायित्व दबाव बन गया कि अब जब नागरिक ही मेरे सपोर्ट में नहीं तो मैं इस पद पर रह कर भी क्या कर लूँगा। उसके बाद जब नागरिक दबाव में देगा तो प्रशासन भी उसके फेवर में जाएगा, क्योंकि प्रशासन को नागरिकों के बीच रहना है, लात जूता उसको वहाँ खाना है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब प्रशासन इसका आपके फेवर में नहीं रहेगा फिर ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। ऐसे ही नैतिक उत्तरदायित्व, जब 5 देशों पर विश्व के सभी देश क्या करेंगे, दबाव डालना शुरू कर देंगे भारत के पक्ष में, तो आपको 5 देश में से एक जो अड़चन चीन जो दे रहा है ना, उसके पास नैतिक दबाव आ जाएगा, उसको समर्थन करने की आवश्यकता। और मैंने दूसरा कारक और भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग, जो हम विनिर्माण कर रहे हैं ना, विनिर्माण कर रहे हैं चीनी प्रोडक्ट का, उसको इतना इंपोर्ट कर दो उसके सस्ते के दर पर कि वित्तीय जो घाटा हमारा हो रहा है चीन के साथ, जिस पर वो हमेशा हमें पकड़ा रहता है, उसके चीज़ों को हम डैमेज करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, हमें समर्थन की स्थिति में लाएगा। नहीं तो कभी नहीं चाहेगा चीन की भारत को वो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करे, उसको अस्थायी सदस्य बनाए। नहीं तो क्या होगा, एशिया का ध्रुवीकरण कर देगा भारत। रीज़न उसके पीछे, क्योंकि भारत अभी भी कितना भी बुरा क्यों नहीं है, लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में यह सबसे संभल राज्य है। किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा नहीं। सत्ता को लेकर किसी प्रकार के मानवाधिकार को लेकर उतनी बड़ी क्रांतियाँ नहीं हुई हैं जितने अन्य राष्ट्रों में हो रखी है। किसी प्रकार के देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम को क्या किया जाता है, बेहतर प्रबंधन करने की बात करता है। विश्व को एक समुदाय के तौर पर मानते हैं और संविधान को हम एक मूल दस्तावेज के तौर पर देते हैं, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लोकतांत्रिक राज्य के लिए मानक के तौर पर माने जाते हैं, उसके विकास के लिए, उसके अग्रतर विकास के लिए, सतत विकास के लिए। पर चीन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो भारत जहाँ जहाँ अपनी बातों को रखना चाहेगा, जिन मंचों पर बातों को रखना चाहेगा, इसलिए इन मंचों पर इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, सहमति दी जाएगी। जैसे G20 में आप सोच के देखिए, पहली बार भारत बैठक करता है और आपको अफ्रीकी संघ को बिना शर्त के शामिल कर लेता है। इसका चू तक कोई अन्य राष्ट्र नहीं करता, 19 राष्ट्र नहीं करता है। सोच के देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है विश्व में। तो इसी तरीके से चीन को यह बेहतर पता है कि भारत आ जाने के बाद इन्हीं सारी नीतियों पर चलेगा और यह हम यहाँ पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए यह इसके संदर्भ में समर्थन में नहीं आना चाहता है। और अभी आपको ध्यान रखिए, G5 कहने का मतलब है, आपको UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 मेंबर है, कहने का मतलब है
कि आप विश्व के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति सबसे प्रबुद्ध राष्ट्र के तौर पर है। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले आपको आपको बार्गेनिंग की जाएगी कंपनियों के द्वारा, तो इन्हीं 5 देशों के द्वारा किया जाए, क्योंकि यही 5 देश पूरे विश्व को नेतृत्व के तौर पर देते हैं, नेतृत्व भूमिका दे रहे हैं, जो आपको सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपको यूएन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे आपको चीज़ों को देखना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, किसी प्रकार निवेश की बात हुई, तो इस तरीके से 5 देश हैं आपको मॉडरेट करते हैं। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में चीन नहीं चाहता, एशिया में जो यह शक्ति इसको मिली हुई है, एशिया की हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर एशिया में जो शक्ति से मिली हुई है, वो अपने शक्ति में किसी प्रकार का क्षरण करे। नहीं तो भारत में सभी लोग इस तरीके बार्गेनिंग सिस्टम को लाएंगे, बोलेंगे ना, जैसे अगर आपका कोई सगा संबंधी बन जाता है, सगा संबंधी बड़े पद पर जाता है, तो आप पैरवी लेके जाते हैं ना, आपको कुछ खुलवाना हो, कुछ चीज़ों करवाना, तो उसी तरह हम मॉडरेशन की बात करते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें, यह याद रखना 14वें स्थान पर आ गया है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की जो बात हो रही है। मैंने हाल ही में इसके संबंधित सारे पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट को आपको दिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, इसमें कौन कौन से प्रदूषक को शामिल किया जाता है, फिर सफ़र योजना क्या है, सफ़र में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है, तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में यह 14वां स्थान पर आ गया। इस बार के बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर याद कर लेना है, कवर कर लेना। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी तरीके से। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 151 अरब डॉलर की हो गई। तो सबसे पहले जैव अर्थव्यवस्था क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बायो इकोनॉमी में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का, इंडस्ट्री, एनर्जी का, क्लाइमेट का, आपको वाटर जो फिशेज है उसकी बात करते हैं, जो समग्र रूप से शामिल किया जाता है, जो बायो इकोनॉमी के तौर पर, जैव प्रौद्योगिकी के, जैव अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी को उसको जोड़ दें साथ में यह सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत 2023 के अंत तक 151 अरब डॉलर का पार कर जाएगा। जैव अर्थव्यवस्था के उल्लेखनीय वृद्धि हुई, अर्थात जैव अर्थव्यवस्था का सकल जो घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, योगदान कितना होगा जीडीपी में, 4.25 होगा। तो अर्थात इस प्रकार का जो इकोनॉमी है उससे जुड़ा हुआ जो चीज़ है, आपको 4.25% का योगदान करेगा, तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रुपये में कितना आएगा, क्योंकि बजट भारत का जीडीपी कितना है, जीडीपी टोटल जीडीपी कितना, उसके अनुसार से आप आंकड़े निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बात करिए बायो इंडिया समिट 2024 की ओर से आयोजित सत्र के दौरान रपट वैश्विक जो बायो इंडिया समिट 2024 आयोजित की थी, उसमें यह बातें की गई। भारत 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर पर था। सोच के देखिए 2014 में यह केवल 10 अरब था और 2024 में आपको कितना हो गया, 151 अरब। कितना गुना वृद्धि हुआ, सोच के देखिएगा। तो मंशा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दिशा तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी ना। तो आपको इसी तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, एग्जाम में भी आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। चलिए जैव अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कहता यह है कि जैव अर्थव्यवस्था जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपभोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित करता है, उत्पादन के रूप में, उपयोग के रूप में और संरक्षण के तौर पर, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सूचना, उत्पादन प्रक्रिया प्रदान की जाती है। अर्थात समग्र रूप से हम जो अभी कर रहे हैं वही जैव इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें, ताकि अस्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं, सेवाओं के प्रदान की जा सके, ऐसी बात की है। जैव अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देना। जो ग्रीन इकोनॉमी, हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें आपको विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था, पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनः चक्रण, जो हम 3R की बात करते हैं ना, 3R की बात करते हैं, वो जैव अर्थव्यवस्था का मूलभूत हिस्सा के तौर पर देखा जाता है। आगे हम बात करें कुछ खाद्य प्रणालियों, जैव अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान पर होता है। इस प्रणाली में शामिल होता है सधारणीय कृषि, जो हम सतत कृषि भी कह सकते हैं, सतत मत्स्य पालन कह सकते हैं, वानिकी और जल कृषि की बात करते हैं, खाद्य और चारा निर्माण की बात करते हैं, जैव आधारित उत्पाद की बात करते हैं, बायो प्लास्टिक्स की बात करते हैं, साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल कपड़े की भी बात करते हैं। इस तरीके से आप देखते होंगे इन सब प्रणालियों को शामिल करते हैं। जैव अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है, तो जैव उद्योग, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने का दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला। कृषि क्षेत्र में बीटी, कॉटन, कीटनाशक, समुद्री जैव तकनीक, पशु तकनीक, जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $5 बिलियन से $20 बिलियन का योगदान दोगुना करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ भारत में जैव अर्थव्यवस्था में 2025 तक 150 बिलियन की बात आपको की गई। अब जो हम अभी ही प्राप्त कर लिए 2024 में, तो सोच के
उसके देखिए ये आंकड़े 2014 के थे जिसको यह लक्ष्य बनाया गया था। अब वर्ष 2030 तक हम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता होगी कि इस तरीके से हम आंकड़े बना रखें। भारत के पास अमेरिका के बाहर अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से जो हम अर्थव्यवस्था को और भी समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरीके से पीटी मेंस इंटरव्यू और इन जो चीज़ें आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है, लगातार उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप इसमें क्या करना है, सहभागी बनना, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप क्या करना है, जिस चीज़ें आपको डेली टेस्ट लिया जा रहा है उसमें भाग लीजिए। देखिए समय निकाल के चीज़ों को करने की आवश्यकता है। केवल हम ये टाल देंगे मेरा पीटी होगा तब हम आके करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं जब 2.5 महीने का पीट आपको मेंस का समय देगा उसमें आपको ये सब करने के समय भी नहीं मिलेगा। आप केवल कंटेंट को पढ़ते रह जाइएगा। इसलिए जो समय जिस समय है उसको काम कीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है डेली लिखना, तो लगातार लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।